क्योंकि हम अपने सांस लेने पे कभी भी कंसंट्रेट नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, इसलिए लंग की बीमारियां जो हैं काफ़ी हद तक इग्नोर की जाती हैं। हमें खांसी आने लगे, हमें सांस फूलने लगे तो सोचा जाता है कि गले का इन्फेक्शन हो गया या कुछ खा लिया होगा, ठंडा खा लिया होगा या मौसम की वजह से हो गया। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। अगर हमारे को खांसी आ रही है जो कि एक आध दिन में ठीक नहीं हो रही है, अगर हमारे को सांस फूल रहा है, तो हमारे को ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ प्रदूषण कि धुआं है या फैक्ट्रीज़ का स्मोक है या डस्ट है, इसके अलावा भी बहुत तरह की एलर्जी हैं जो कि हवा के द्वारा ही शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर अपार जिंदल जी और डॉक्टर अजीम मिश्रा जी। और आज के दौर में फिट रहना कौन नहीं चाहता, अपने सेहत का ख्याल रखना कौन नहीं चाहता, लेकिन कुछ लापरवाही आप कह लो या फिर हम सीरियसली किसी बात को नहीं लेते, और या फिर इनिशियल स्टेज पे भी अगर आपको कोई चीज़ें पता होती हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, जो एक बाद में बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। मैं आज बात करूंगा लंग इन्फेक्शन को लेकर, और हमारे साथ डॉक्टर अपार जिंदल जी हैं जो कि स्पेशलिस्ट इन लंग ट्रांसप्लांट के हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनिशियल स्टेज पे अगर हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो उसका कितने बुरे परिणाम जो हैं वो हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और जानेंगे कि लंग्स की जो मैक्सिमम इन्फेक्शन जो देखी जाती है और इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए अगर, तो उसकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो लंग्स के जो इन्फेक्शन होते हैं ये भी कई तरीके से देखे जा सकते हैं। सिंपल निमोनिया जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक तरह का लंग का इन्फेक्शन है। इसके अलावा टीबी भी लंग का एक इन्फेक्शन है, जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंडिया में काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है। ये दोनों ही तरह के इन्फेक्शन जो हैं लंग को ख़राब करने में कारगर हैं। लेकिन जैसे आपने सही बोला कि अगर इसको हम जल्दी जान सकते हैं, अगर हम सिम्टम्स इग्नोर ना करें, अगर हमें खांसी है, हमें बुखार है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ है या हमारे को छाती में दर्द है, तो हमारे को अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका हम एक्सरे करके डायग्नोसिस कर सकते हैं तो इसको ट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही समय पे इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पिछले 2 साल पहले की बात करें, कोविड का दौर रहा। जब कोविड ने रंग बदला, दूसरी वेव जब उसकी आई, तो हमने देखा कि लंग में इन्फेक्शन भी काफ़ी देखने को मिली, और उसके एक वाइट वाइट से स्पॉट जो हैं वो देखने को मिलते थे। तो ड्यूरिंग कोविड के दौरान भी आपके पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आए होंगे जिनको समझ नहीं आ रही होगी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या सजेशन उस टाइम पे रही उन पेशेंट्स के लिए? देखिए, कोविड एक अलग तरीके का दौर था जहाँ पे हम बाकी सारी बीमारियाँ भूल करके सिर्फ कोविड को ही मैनेज कर रहे थे। लाखों पेशेंट्स ट्रीट किए गए हैं सारे लंग स्पेशलिस्ट के द्वारा, जिसमें कि हमने कोविड जैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है। अब कोविड भी हल्के इन्फेक्शन से लेकर इतने ख़राब इन्फेक्शन तक, जहाँ पे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आर्टिफिशियल लंग या एक्मो की ज़रूरत पड़े, वहाँ तक इसकी अलग अलग रेंज है। जो आप वाइट स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन था। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये एक सूजन थी जो लंग में आती थी इस इन्फेक्शन की वजह से। तो कोविड जो वायरस था ये लंग्स में डैमेज प्रोड्यूस करके जाता था। जो इसकी ख़राब बात थी कि आज भी हम इसके भुगभोगी पेशेंट्स को देखते जा रहे हैं जिनके लंग्स उस समय पे डैमेज हुए हैं, और आज भी एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोविड की वजह से लंग्स डैमेज ले करके हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब इनमें से कुछ पेशेंट्स हैं जो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं, कुछ हैं जो इम्प्रूव नहीं हो रहे और उनको लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर अपार, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक ना, हम जब अपने इर्द गिर्द के लोगों से या बुज़ुर्गों से बात सुनते हैं, देखिए जी, लंग्स की इन्फेक्शन मैक्सिमम उसको होती है जो चेन स्मोकर है या फिर जो धुआं बड़ा इनहेल करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है तो काफ़ी ज़्यादा चिमनीस का धुआं आता है। आपको लगता है कि लंग्स को लेकर अभी भी जो 80% लोग ऐसे हैं जो सीरियस नहीं हैं, उनको लगता होगा कि नहीं ये लाइटली सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है? लंग्स एक कितनी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कितनी बड़ी बीमारी उभर के सामने आती है लंग्स के रिलेटेड? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम अपने सांस लेने पे कभी भी कंसंट्रेट नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, इसलिए लंग की बीमारियां जो हैं काफ़ी हद तक इग्नोर की जाती हैं। हमें खांसी आने लगे, हमें सांस फूलने लगे तो सोचा जाता है कि गले का इन्फेक्शन हो गया या कुछ खा लिया होगा, ठंडा खा लिया होगा या मौसम की वजह से हो गया। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। अगर हमारे को खांसी आ रही है जो कि एक आध दिन में ठीक नहीं हो रही है, अगर हमारे को सांस फूल रहा है, तो हमारे को ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ प्रदूषण कि धुआं है या फैक्ट्रीज़ का स्मोक है या डस्ट है, इसके अलावा भी बहुत तरह की एलर्जी हैं जो कि हवा के
द्वारा ही शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। एक जो कुछ लोग घर बैठे डॉक्टर बन जाते हैं, उनको जैसे आपने जिक्र किया, हल्का सा मौसम चेंज हो रहा है, इंसान खुद सोच लेता है जी ये चलता फिरता वायरल है, मैं पैरासीटामोल खा लूँगा, डोलो 650 खा लूँगा, सिट्राजिन खा लूँगा। ये कितने घातक हो सकती है अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो कल को बड़ा रूप धारण कर सकती है? ये कितना एक गलत मैसेज सोसाइटी को जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि जहाँ आपने डोलो खाई या जहाँ आपने सेट्रिजिन खाई, ये आपकी सिम्टम्स को मास्क कर देता है लेकिन बीमारी को ठीक नहीं करता। तो जिस तरह से छाती का दर्द होने के लिए कोई भी तुरंत अस्पताल की तरफ भागता है कि ईसीजी कराया जाए, तो अगर आपको बुखार है जिसके साथ खांसी या सांस फूलने की तकलीफ है, तो तुरंत एक चेस्ट स्पेशलिस्ट से, एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। आप घर बैठे डॉक्टर नहीं बन सकते और आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? डॉक्टर साहब, मैं लंग फेलियर की बात करता हूँ या फिर लंग कैंसर के रिलेटेड बात करता हूँ, तो क्या पेशेंट को धीरे धीरे ये चीज़ें महसूस होने लगती हैं अपनी बॉडी में? मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँगा, हमारे एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं युवराज सिंह, उनको भी सिम्टम शो हो रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वर्ल्ड कप जीते भी हम, और उसके बाद चेक करवाया तो कैंसर निकला। तो ये सिम्टम्स पेशेंट को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब मेरे साथ बॉडी से कुछ गलत हो रहा है। देखिए, ये सिम्टम्स अगर हम शुरू में ही इग्नोर ना करें और इसको हम पहचानें, और बहुत सिंपल सिम्टम्स हैं, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर आपको खांसी आ रही है जो ठीक नहीं हो रही है, आपका सांस फूल रहा है, आपको छाती में दर्द है, बुखार है, या कभी भी बलगम के साथ में खून आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको लंग्स में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसका छोटी मोटी दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता है। तो इसको इग्नोर किए बिना इसकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ें तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, इंसान को कैंसर फ्री किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये स्टेज 2B, 3, 4 में आ गया, तो इसके बाद में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2 साल या 3 साल की रह जाती है। तो आप एक लंबी ज़िंदगी से एक बहुत लिमिटेड ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए अर्ली स्टेजेस पे इसके सिम्टम्स को इग्नोर किए बिना जांच कराना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत से पेशेंट्स जो रिकवर हुए हैं आफ्टर कैंसर भी, मैं एक बार दोबारा से युवराज सिंह की बात करूंगा, उन्होंने एक यूट्यूब पे बड़ा सा एक मैसेज दिया था कि मेरा एक ट्यूमर जो है वो बहुत बड़ा हो गया था, मैं इसको इग्नोर कर रहा था, भगवान की दया रही कि चलो रिकवरी हुई, कीमोथेरेपी तक बात पहुँची। आपको लगता है कि जब आपको कुछ भी 19-20 नज़र आ रहा है आपके शरीर में, तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लंग्स के रिलेटेड खास तौर पे? देखिए, किस्मत 100 में से किसी एक को बचा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी 99 जो पेशेंट्स हैं वो भी युवराज सिंह की तरह बच जाएं ट्यूमर के बड़े होने तक भी। उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए इसको इग्नोर करना बहुत ही गलत बात है। आप एक स्पेशलिस्ट हैं, लंग ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो लंग ट्रांसप्लांट को लेकर काउंसल करना, ख़ास तौर पर जो मरीज़ आते हैं, कितना टफ हो जाता है उनको मेंटली तौर पर तैयार करना, क्योंकि इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है फेथ पूरा होता है 100% ये हमें ठीक कर देगा, लेकिन दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे चल रहे होते हैं। तो उस टाइम पर उनको काउंसलिंग कर कर किस तरह मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार किया जाता है? देखिए, आपने लंग ट्रांसप्लांट की बात उठाई है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड भी आपको देना चाहूँगा कि लंग ट्रांसप्लांट किसको ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। और अगर हम ये तीनों चीज़ें समझ जाएँ तो आप समझ जाएंगे कि काउंसलिंग किसको ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी लंग की ऐसी बीमारी है, चाहे हम उसको कोविड का डैमेज माने या हम उसको COPD मांगे, यानी कि स्मोकिंग रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ होती हैं, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ेज़ जिसको हम बोलते हैं कि लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, इस तरह की कुछ तरह के कैंसर्स भी होते हैं। इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जिसमें लंग्स परमानेंट डैमेज हो जाते हैं और उनको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे मरीज़ होते हैं जो लंग ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर किए जाते हैं। और इसका छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये एक अपेंडिक्स की सर्जरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन हुआ और घर आ गए। इसका एक पूरा लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको एक लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, जैसे मैं हूँ, एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, आपको उनसे मिलना होता है। आपकी एक काफ़ी सारी जांच की जाती हैं जिसमें कि हम ये पता लगाते हैं कि क्या वाकई में आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो क्या ये ज़रूरत तुरंत है या अभी हमारे पास 2 या 3 साल का समय है। तीसरी चीज़ कि क्या और कोई कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में, ऐसी कोई बीमारी है जो अभी तक पकड़ी नहीं गई है और ट्रांसप्लांट के बाद में आपकी रिकवरी में बाधा देगी। ये सारी चीज़ें जब हम जांच कर लेते हैं उसके बाद में पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो रुकावट है वो है डोनर अवेलेबिलिटी। डोनर लंग्स ऐसा नहीं है कि डेली मिलता है। बिल्कुल। एक इंसान जब ट्रांसप्लांट के लिए आता है उसको डोनर लंग मिलने में
औसतन 4 से 6 हफ्ते का समय लगता ही लगता है। कई बार ज़्यादा भी लग सकता है इससे। डिपेंड करता है कि आप कितने हाई वॉल्यूम सेंटर में ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर में जाएँगे उतना कम समय लगेगा, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसमें रिस्क्स इन्वॉल्व कितने हैं, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। एक इंसान जो कि एक परमानेंट लंग डिजीज़ से ग्रस्त है, जो कि ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है घर पे भी, उठ करके बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहा है और ऐसी बीमारी के साथ में वो अगले 1, डेढ़, 2 साल ज़िंदा रह सकता है, वही इंसान ट्रांसप्लांट के बाद में एक पूरी लंबी ज़िंदगी, जिसमें कि हम बोलते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल अबाउट 70-75% है, 10 ईयर सर्वाइवल अराउंड 50% है। तो आप ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी ना केवल लंबी है, उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, आप रोज़मर्रा के सारे काम अपने नॉर्मली कर सकते हैं, ऑक्सीजन की आपकी कोई नीड नहीं है, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, वापस एक सोशल लाइफ में आकर के सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वापस आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। जाते जाते आपसे एक बहुत अहम सवाल, जो भी लंग ट्रांसप्लांट कराता है या फिर लंग के रिलेटेड कोई भी इसको बीमारी होती है, कैंसर होता है या फिर डैमेज होता है, जब वो पेशेंट रिकवरी होकर मतलब हॉस्पिटल से भी टाटा बाय बाय होकर घर जाता है, उसके बाद क्या चीज़ों का ख्याल रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी तरफ से हमेशा कहा जाता है? एक ट्रांसप्लांट के बाद में आपको केवल 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो ये है कि हम आपको किसी और के शरीर का हिस्सा दे रहे हैं, तो शरीर उसको एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे में हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स देते हैं, तो आपको इन दवाइयों को बहुत रेगुलरली, बहुत दिल से खाना है। दूसरा चीज़, इसके साथ-साथ जो जाँच हम रेगुलर बेसिस पे करने के लिए बोलते हैं, उस पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी है, वो ये है कि हम इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बंद रहेंगे, लेकिन बहुत बड़े जलसे में जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो, वहाँ जाना अवॉइड कीजिए। आप किसी बीमार से ना मिलिए जिससे आपको इन्फेक्शन लगने की। अगर आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो एक लंबी ज़िंदगी आप अच्छे से जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ दो खास मेहमान थे, डॉक्टर अपार जिंदल जी और राजीव मिश्रा जी, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और आपने भी बातों से समझा होगा कि डॉक्टर और पेशेंट का जो एक प्यार रहता है ना, एक अपनापन रहता है ना, आधा इंसान वैसे ही ठीक हो जाता है जब डॉक्टर के पास जाता है ना, चेहरे पर स्माइल देखता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो आपके बहुत काम की हैं, और हम उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी आपके इस तरीके से ही डॉक्टर्स के साथ रूबरू करवाते रहेंगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दिलाते रहेंगे। देखते रहिए जेके पेरिस। राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए।